देखो हमने न्यूटन सेकंड लॉ लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया है, ठीक है। आज जो हम लोग बेटा डिस्कस करेंगे वो होगा न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। आज हमारा टॉपिक है न्यूटन्स न्यूटन्स थर्ड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। आज का जो लेक्चर्स है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से समझोगे इसको, ठीक है। अब यहाँ देखो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, ठीक है। यहाँ समझना, पहले हम थोड़ा सा डेफिनेशन इसके लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इस पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। देखो, वेन एवर a body exert a force on another body on another body sorry on another body on another body, the second body the second body also exert a force on the first body that is equal in magnitude but in the opposite direction ठीक है। चलो एक डिफिनेशन जो तुम लोग 9-10 से पढ़ते आ रहे हो उसको लिखते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट we can say to every action there is an equal and opposite reaction, ठीक है। क्लियर है? ये क्या होता है हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको समझने का तरीका समझो, ठीक है। अब इसको समझने का ये सिंपल वे में अगर मैं बोलूं तो आप ये ध्यान रखना कि जैसे मैं लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है। आप लेक्चर सुन रहे हो, अब मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं कि आपको लेक्चर्स बहुत अच्छे से फॉर्म करके दूं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो इक्वल फोर्स आप मेरे पास भी लगाओ कि सर ने जितनी चीजें समझाई है मैं 100% उसको समझ चुका हूं, ठीक है। तो जितना एफर्ट मैंने लगाया ठीक उतना ही एफर्ट अपोजिट साइड से आपने भी लगाया, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, एक्शन रिएक्शन, ठीक है। क्लियर है? जैसे एज फॉर एग्जांपल समझो कि इस कंडीशंस को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है। इसी को हम लोग बेसिकली क्या कहेंगे, एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है। तो एक टर्म्स और समझना है यहाँ पे, ठीक है। एक टर्म्स और समझो यहाँ पे, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वन ऑफ द फोर्स इज, इसको हम कहेंगे क्या, वन ऑफ द फोर्स इज द एक्शन force the other is the reaction force ठीक है। क्लियर है? मगर यहाँ एक चीज याद रखो, एक्शन या रिएक्शन कोई भी है वो किसी को भी मान सकते हो, ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि इस फोर्स को हम एक्शन बोलेंगे और इस फोर्स को रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए ये भी नोट कर लो, द एक्शन एंड रिएक्शन
and reaction force must action for must action different object must action different object different object and act along सेम लाइन सेम लाइन, ठीक है ना। तो यहाँ ये कहना का मतलब हुआ कि एक्शन रिएक्शन जो पेयर होगा उसमें एक्शन और रिएक्शन दो अलग अलग ऑब्जेक्ट में होंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि एक्शन रिएक्शन को तुम सेम ऑब्जेक्ट्स में लगा रहे हो, ठीक है, ये ध्यान रखोगे। अब देखो, अब इसको तुमने बेसिकली हमने थियोरेटिकली समझा कि ये है क्या, ठीक है। अब लॉजिकली क्या है, इसको प्रैक्टिकल समझो, ये प्रैक्टिकल है क्या, ठीक है। जैसे मेरी बात को समझना कि सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है तुम्हारे पास ऐसा, एक ऑब्जेक्ट है तुम्हारे पास ऐसा, ठीक है, क्लियर है, आ रही है बात समझ में, है ना। अब यहां समझना कि दूसरा ऑब्जेक्ट है मेरे पास ऐसा, ये हो गया मेरे पास एक और ऑब्जेक्ट, ये है मेरे पास दूसरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ध्यान दो कि अगर ये, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, ये सेकेंड ऑब्जेक्ट है और ये मेरे पास फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहां देखो, अगर ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये देखो इन दोनों को कांटेक्ट में अगर लाओगे तो ये सपोज करो इस ऑब्जेक्ट पे इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है, फोर्स लगा रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि सेकेंड जो है फर्स्ट पे फोर्स लगा रहा है, तो फर्स्ट पे कौन फोर्स लगा रहा है, सेकेंड बॉडी, ठीक है, ऐसा लिखेंगे। मतलब इसका जो स्टेटमेंट होगा तुम क्या लिखोगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द फोर्स exert by object first on object second, इज इट क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे समझना इसी टर्म्स को कि अब क्या हो रहा है कि इस पे, ठीक है ना, यहां पर ये ऐसे फोर्स लगा रहा है, ठीक है, ये कैसे लगा रहा है, ये इस डायरेक्शन में। चलो इसको थोड़ा सा और ढंग से कर देते हैं, देखो यहां समझना, ठीक है, क्लियर है, यहां देखो, ओके। अब यहां देखो, ये जैसे इस पे लगा रहा है तो इस पर भी क्या हो रहा है कि इसी डायरेक्शन में, देखो इसका क्या हो रहा है, इसी डायरेक्शन में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। यहां पर एक फोर्स हम ऐसे लगा देते हैं, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में ऐसे लग रहा है, ठीक है, और ये कितना लग रहा है, ये लग रहा है एफ, ये किस पे लगा रहा है, सेकेंड पे लगा रहा है, कौन लगा रहा है, फर्स्ट, ठीक है, ये कौन लगा रहा है, सेकेंड पे फर्स्ट, तो इसको क्या बोलोगे तुम लोग, द फोर्स exert by object second on on object first, ठीक है, ये चीजें आई। दैट मीन्स रिलेशनली क्या लिखोगे कि F 1 2 इज इक्वल टू माइनस F 2 1, ये रिलेशन तुमको थर्ड लॉ में हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। कहीं दिक्कत नहीं बेटा, इतनी बात समझने में आपको, अब आपको समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखो, ये एक चीज और ध्यान रखना है तुमको, ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना है इसमें कि क्या हो रहा है कि जब दो बॉडी एक दूसरे को इंटरैक्ट कर रही है तो ये वाली सेकंड वाली जो है वो फर्स्ट पे फोर्स लगा रही है और फर्स्ट वाली सेकंड पे फोर्स लगा रही है, एक्शन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। बट देखो फोर्स का डायरेक्शन कहाँ है, इन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, और इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है दोनों के बीच, कैसा लग रहा है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है। तो तुम्हारी मर्जी कि तुम ये वाला जो मतलब इस फोर्स को तुम एक्शन बोल सकते हो, तो ये तुम्हारी मर्जी है, मैं फिर से बोल रहा हूं ये टर्म्स ऑलवेज, इसको एक्शन बोल सकते हो और इसको रिएक्शन बोल सकते हो, ठीक है, ये तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। जैसे सपोज करो मैंने तुम्हारे गाल पे एक स्लैप मारा, ठीक है, एक चाटा खींच के दिया, ठीक है, तो तुम्हारे
गाल पे एक रिएक्शन दिखेगा, ठीक है, मेरे साइड से एक्शन था और तुम्हारे गाल पे क्या दिखा, रिएक्शन, ठीक है। या फिर तुम ऐसे सोचो कि तुमने कुछ बदमाशी की कुछ एक्शन किया तो मैंने एक चांटा मार के तुमको रिएक्शन दिया, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस कंडीशंस में एक्शन रिएक्शन को समझ रहे हो। इज दैट क्लियर? ठीक है, कि एक्शन रिएक्शन ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर इस बॉडी पे एक्शन है, इस बॉडी पे रिएक्शन है, हम दोनों में से किसी को भी इस कंडीशंस में क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब समझ में आई बात की एक्चुअल में न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है कि एवरी एक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, कि अगर ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ में ऐसा कुछ खास है नहीं, यही चीज है, बट इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्लियर है? अब देखो, अब हम मेन टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं जिसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। अब इस टर्म्स को बहुत ही अच्छे से तुम लोग समझोगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में ये बहुत वर्क करता है, ठीक है ना। तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसमें, फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में, ठीक है। अब देखो कितने बच्चे मुझे कहते हैं सर ये फ्री बॉडी क्यों है, ठीक है। जैसे देखो सिस्टम से सराउंड, मतलब सराउंड और सिस्टम को अलग अलग कर दो, उसके बाद हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। जैसे तुम सरफेस पे खड़े हो, ठीक है, तो सरफेस पे तुम क्यों खड़े हो, उस पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, न्यूटन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं। अगर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है इसको कैसे हम बताएं, तो तुमको हम क्या करेंगे कि जो सरफेस पे खड़े हो उससे तुमको हटा देंगे, और फिर हम देखेंगे किन किन फोर्सों के कारण तुम उस पे खड़े हो। और फ्री बॉडी डायग्राम में एक टर्म्स बेटा हमेशा ध्यान रखोगे कि इस पे हम सारे एक्सटर्नल फोर्स को कंसीडर करते हैं, कभी भी इंटरनल फोर्स को नहीं कंसीडर करते, क्योंकि इंटरनल फोर्स के कारण मोशन में कोई चेंजेस नहीं आता है, ठीक है। क्लियर आ रही है बात समझ में? तो चलो अब इसका पहले एक छोटा सा एक डेफिनेशन समझ लो, फ्री बॉडी डायग्राम है क्या, ठीक है। आपको लॉजिकली समझ में आ रहा है, बट एक छोटा सा डेफिनेशन नोटबुक में नोट करने के लिए लिख लो कि फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम represent represents represents all external force, all external force acting on a body, ठीक है। कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है, सारी एक्सटर्नल फोर्स को जो एक्ट कर रहा है बॉडी में। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि फ्री बॉडी डायग्राम में हम सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स को बोलेंगे, क्योंकि इंटरनल फोर्स जो होता है उसके कारण मोशन में कोई चेंजेस नहीं आता, ठीक है, इसलिए हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब यहाँ पे क्या है, अपन क्या कंसिडर करेंगे, यहाँ देखना। अब यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे क्या कि स्टेप क्या है, कैसे हम ड्राइंग करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम को, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे ध्यान रखो क्या लिखेंगे हम लोग, स्टेप, स्टेप इन ड्राइंग, सॉरी कैपिटल लेटर यूज करें तो कैपिटल लेटर ही यूज करेंगे, ठीक है ना। क्लियर है? स्टेप इन ड्राइंग, ड्राइंग, ठीक है। क्या स्टेप है ड्रॉ करने का फ्री बॉडी डायग्राम को, ठीक है। स्टेप कौन कौन सा होता है, देखो मैं धीमे धीमे इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आप एकदम ध्यान से समझना, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। किसको, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम का क्या स्टेप है वो देखना है हमको, ठीक है। तो देखो इसमें मेरी बात समझना, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, वे फोर्स आर आइसोलेटेड, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, वी फोर्स और isolated the body
of its surrounding, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें सेकंड हमें क्या ध्यान रखना है कि represents all the external all the external force acting on the body under acting on the body under consideration by the various other bodies that interact with it with vector 2 represents magnitude and direction ठीक है। यहाँ पे देखो स्टेप इन ड्राइंग में मैंने क्या लिखा, फर्स्ट पॉइंट, बिफोर्स आर आइसोलेटेड द बॉडी ऑफ इट्स सराउंडिंग। देखो जैसे तुम क्या हो, तुम किसी सरफेस पे करो, या अर्थ के अंदर रहते हैं अपने, तो अर्थ क्या हो गया मेरे पास, सराउंडिंग, और हम तुम पे फोकस कर रहे हैं तो तुम क्या हो जाएगा उसके लिए, सिस्टम, ठीक है। अब तुम अगर अर्थ सरफेस पे खड़े हो तो खड़े रहने में तुमको कितने सारे, मतलब स्टैंडिंग हो अगर तुम अर्थ सरफेस पे, तो स्टैंडिंग होने में तुमको कितने सारे फोर्सेस लग रहे हैं जिसके हेल्प से तुम किसी अर्थ सरफेस पे स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। तो उस सारे फोर्स को, सारे एक्सटर्नल फोर्स को रिप्रेजेंट करना रहता है फ्री बॉडी डायग्राम में, ठीक है। और वो कौन सा फोर्स, ऑलवेज एक्सटर्नल फोर्स बेटा, इंटरनल फोर्स कभी नहीं, ठीक है, हमेशा याद रखोगे क्या, एक्सटर्नल फोर्स। तो तुम्हारा अब देखो सेकेंड पॉइंट में क्या गया, आपको समझ में आया कि पहला पॉइंट क्या है, हम क्या करेंगे, अर्थ सरफेस से तुमको अलग करेंगे, ठीक है, और उसके बाद देखेंगे कि अर्थ सरफेस और तुम्हारे बीच में कौन कौन सा एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। तो दो बॉडी हो गई, और अर्थ क्या हो गया, सराउंडिंग, और तुम क्या हो गए, सिस्टम, ठीक है। अब तुम है अर्थ सरफेस पे स्टैंड करने के लिए कौन कौन सा एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, वो सारे एक्सटर्नल फोर्स को हम देखेंगे कि कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, कितना मैग्नीट्यूड है उसका, या फिर क्या डायरेक्शन है उसका, ठीक है। ये सारी चीजों, तो इसी को स्टेप होता है, ये दो स्टेप्स हमें ऑलवेज ध्यान रखना है फ्री बॉडी डायग्राम बनाते वक्त, ठीक है। अब देखो इसमें बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लो, मैं पहले लिख देता हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, इस चीज को समझो, ठीक है, क्लियर है। जैसे देखो फर्स्ट पॉइंट समझना, द टू फोर्सेस in an action reaction an action reaction in an action reaction pair in an action reaction pair must never appear in the same free body diagram, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम, because they never
act on the same body, on the same body, on the same body। ठीक है, कि मैंने यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ये हमेशा ध्यान रखोगे कि दो फोर्सेस इन एन एक्शन और रिएक्शन पेयर मस्ट नेवर अपीयर इन द सेम फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, कि जैसे एक बॉडी के लिए तुम बना रहे हो, जैसे मैंने बोला अर्थ सरफेस पे तुम खड़े हो, तो तुम्हारा, अगर मैं तुम्हारे बॉडी पे लगा हुआ फोर्स को एक्शन बोल रहा हूं, तो अर्थ सरफेस पे लगे हुए फोर्स को क्या बोलूंगा, रिएक्शन। ठीक है, तो वो दो अलग अलग हो रहे हैं, एक तुम हो और एक अर्थ सरफेस है। ठीक है, तो कभी भी हम फ्री बॉडी डायग्राम एक ही, मतलब तुम्हारी बॉडी पे सिर्फ तुम्हारे बॉडी के द्वारा एक्शन रिएक्शन नहीं होगा, हमेशा दो ऑब्जेक्ट के कारण एक्शन रिएक्शन होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब देखो इसमें एक और पॉइंट आप ध्यान हमेशा रखोगे कि फर्दर मोस्ट force that a body that a body exert on itself that is internal force, that is internal force are never included since these force cannot affect the body's मोशन, ठीक है, ये भी याद रखोगे कि जो भी फर्दर जो फोर्स होगा दैट अ बॉडी एक्सर्ट ऑन इटसेल्फ, जो अगर एक्सर्ट कर रहा है खुद से, ठीक है, दैट इज इंटरनल फोर्स की बात करें। ठीक है ना, जैसे तुम्हारे बॉडी में ऐसे समझो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, तो वर्ड ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है तो तुम्हारी बॉडी में इंटरनल हो रहा है। ठीक है, तो वो तुम्हारी बॉडी के मोशंस में कभी काम नहीं आएगा, हमें जो बाहर से दिखेगा हम उसी को आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। और ये बात वैसी कोई बातें नहीं करना सर, बॉडी में ब्लड चलेगा तभी तो हमारे पास पावर आएगा, मसल्स पावर आएगा, तभी तो हम एनर्जी मिलेगी और फिर हम भागेंगे दौड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं, हम वहां पे बात नहीं कर रहे, हम एक्सटर्नल की बात करें जो आंखों से दिख रहा है, नेकेड आई से। ठीक है, कि क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे एग्जर्ट हो सकता है, क्या क्या सोच सकते हैं। तो इंटरनल फोर्सेस, क्योंकि आप बैठे हुए भी हो तभी तुम्हारा क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है ना, तो मोशन में नहीं होना, तो वो जो तुमको मोशन में होने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है, उसको उसी को हम लोग एक्सटर्नल फोर्स कहेंगे, और बाकी सारे इंटरनल फोर्स है उसको इंक्लूड नहीं करते हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम में। इज दैट क्लियर? अब बात करो कि फ्री बॉडी डायग्राम हम किसके किसके लिए बनाएंगे। ठीक है, जैसे देखो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री बॉडी डायग्राम में सबसे पहला जो हम लोग देखेंगे वो हम किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स का। ठीक है, पहला क्या है हमारे पास, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, हम बात किसकी करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स की। देखो अब इसको समझना बहुत अच्छे से, ठीक है, कि ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कैसे अपन डिस्कस कर रहे हैं। देखो एक एक पॉइंट में बेटा इस चीज को समझना, ठीक है। देखो ये इस तरह से समझो, ये मैंने बनाया, ठीक है, और ये क्या हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको देखना, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं क्या, अर्थ। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, अर्थ। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब यहां समझो ये अर्थ है हमारे पास, ठीक है, और ये जो है ये क्या है, अर्थ सरफेस। देखो मैं एक एक पॉइंट्स बता रहा हूं, एकदम ध्यान से अच्छे से समझना। ये क्या है मेरे पास, अर्थ सरफेस। ठीक है, अब सपोज करो यहाँ पे, देखो अब यहाँ पे सपोज करो कि इस अर्थ पर एक पर्सन है। चलो मैं इस पर्सन की पिक्चर को थोड़ा बड़ा बनाता हूं, ठीक है, यहां समझना। ठीक है, इस पर क्या है, एक पर्सन है यहाँ, देखो ये एक पर्सन है, ठीक है,
क्लियर, ठीक है, ये जो है ऐसे यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, स्टैंड कर रहा है अर्थ सरफेस पे, क्लियर है, ठीक है ना। चलो इसको थोड़ी ड्राइंग कर देंगे, ये देखो ये इसकी आईज है, ये इसकी नोज है, ये इसका, ठीक है, थोड़ा एटीट्यूड वाला बंदा है, ठीक है, ये सरफेस पे खड़ा है, क्लियर। अब इसके बारे में सोचो, ठीक है, कि ये क्या हो रहा होगा, इसके फ्री बॉडी डायग्राम को बेटा समझना, ठीक है। इसका देखो, इसके बॉडी का जो ये जो सेंटर ऑफ मास है यहाँ पे, ठीक है, सेंटर ऑफ मास का मतलब तुम्हारे बॉडी की जो हाइट है ना पूरी, ठीक है, जैसे तुम मान लो 5 फुट के हो तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ कंसिडर कर लेंगे, 2.5 फीट पे, ठीक है। इसको, ठीक है, इसको डिटेल सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं हम लोग आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। देखो ये इसका सेंटर ऑफ मास है, तो ये क्या करेगा, इसके ठीक नीचे यहाँ पे देखना, ध्यान से समझना, ये इस तरह से नीचे एक फोर्स लगाएगा, ठीक है, ये नीचे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, ठीक है, और ये जो फोर्स लगाएगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटी का फोर्स, ठीक है, क्योंकि ये सरफेस पे खड़ा है तो हमेशा अपने फिट से मतलब अपनी बॉडी से क्या कर रहा है, नीचे फोर्स लगा रहा है, अर्थ के सरफेस पे एक फोर्स लगा रहा है, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे एक टर्म्स क्या यूज करूं कि अर्थ जो है, देखो यहाँ पे समझना मेरी बात को, कि अर्थ अर्थ क्या कर रहा है, अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ attracts earth attracts the man, earth attract the man with force, अर्थ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है मैन को विथ फोर्स से, और वो फोर्स कितना है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, और वो किस फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, ग्रेविटी के फोर्स से, जी जो मैंने लिखा अंडरस्क्रिप्ट में उसको ग्रेविटी समझो, इज इक्वल टू, अगर इस मैन का मास मैं ऐसे लेके चलूं कि m है तो वो कितना हो जाएगा यहाँ से, फोर्स न्यूटन सेकंड लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से m g, ठीक है। तो ये अर्थ जो अट्रैक्ट करेगा इसको, ठीक है ना, अर्थ जो अट्रैक्ट करेगा वो कितना फोर्स अट्रैक्ट करेगा, mg। आ रही है आपको बात समझ में, कहीं दिक्कत नहीं, ये क्लियर है, ठीक है। अब बेटा इसी को याद रखना, एक इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ ये भी याद रखना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको एक और वर्ड यूज किया था, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेट, इसी को हम लोग वेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इतना क्या होगा, अर्थ सरफेस क्या करेगा, उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, क्लियर आ रही है बात समझ में। अब देखो यहाँ पे एक टर्म्स और समझो, देखो अब यहाँ देखो अर्थ सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना, तो उसके रिस्पेक्ट में अगर हम मैन के सेंटर ऑफ मास से कंसिडर करें ना तो बहुत छोटा होता है, इसीलिए ये जो देखो ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट देखना, ये जो मैं ये जो कलर कर रहा हूं इस पार्ट को देखो, ये जो पार्ट है ये कर्व नहीं होके ये कैसा फील करने लगता है, क्योंकि बहुत बड़ा होने के कारण इसको हम कैसा फील करा देते हैं बेटा, एक प्लेन की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। अब इस प्लेन पे देखो, इसी प्लेन पे जैसे ये डाउनवर्ड क्या लगा, अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है मैन को, तो अर्थ भी क्या करेगा, देखो यहाँ पे ध्यान दो, तो मैन भी क्या करेगा, अर्थ पर फोर्स लगाएगा, ठीक है ना, द मैन ऑल्सो अट्रैक्ट अर्थ विथ सेम फोर्स, मैन भी क्या करेगा, ऑल्सो अट्रैक्ट करेगा सेम फोर्स से, ये डायरेक्शन देखो, सेम फोर्स से उसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये जो फोर्स है इसको क्या रिप्रेजेंट करोगे तुम लोग, इसको क्या बोलोगे, देखो अर्थ सरफेस पे लग रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है कहाँ लग रहा है, अर्थ सरफेस पे, ठीक है ना, कंफ्यूज ना हो जाना, अंदर नहीं लग रहा है, अर्थ सरफेस पे लग रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे द मैन ऑल्सो attract, the man also attract earth with same force, with same force, ठीक है ना, तभी तो वह खड़ा होगा, अगर वो स्टैंड है तो तभी तो वो स्टैंड करेगा, क्योंकि देखो ये जो सरफेस है, यहाँ देखो ये जो सरफेस है और ये जो है ना अर्थ का सरफेस और ये मैन, दोनों एक दूसरे से क्या है, एक ऑब्जेक्ट कौन सा है, मैन, और एक ऑब्जेक्ट कौन सा है, अर्थ, तो दोनों के बीच अब दो अलग अलग बॉडीज में एक्शन रिएक्शन बोल सकते हो, तो तुम अगर मैन के लगाए हुए फोर्स जो मैन अर्थ पे लगा रहा है उसको अगर तुम कह रहे हो, देखो अर्थ अट्रैक्ट, जो अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है वो कहाँ अट्रैक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड, और मैन अर्थ को कहाँ अट्रैक्ट कर रहा है, अपवर्ड, तो ये दोनों क्या हो गया, किसी को भी मैन को अगर एक्शन का फोर्स मान रहे हो तो अर्थ वाले को क्या मान लो, रिएक्शन का फोर्स, कहीं दिक्कत नहीं इस टर्म्स को समझने में, क्लियर है ना।
आ रही है आपको बात समझ? तो ग्रेविटेशनल फोर्स हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और नोट करके रखो, ठीक है ना, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और नोट करना है आपको, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, देखो ध्यान रखो, दिस फोर्स is directed towards the center of the earth, center of the earth, ये ध्यान रखोगे, ठीक है। और क्या ध्यान रखना है कि its magnitude is called the weight of the object, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसके मैग्नीट्यूड को वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कहीं दिक्कत नहीं आ रही है, इतनी बात समझ में, ठीक है। चल अब इसी को थोड़ा सा अलग से सिचुएशन में देखो। ये तो मैं तुमको एक जनरल जो सिचुएशंस होता है वो मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है ना। अब यहाँ समझो कि रियली मतलब रियलिटी सिचुएशंस में क्या होता होगा, इस टर्म्स को समझना, ठीक है ना। देखो हम अब बात कर रहे हैं क्या, रियल सिचुएशंस की बात कर रहे हैं, होता यही है, बट देख लो एक टर्म्स जो हमें न्यूमेरिकल में यूज करना है। रियल सिचुएशन क्या है, ठीक है। देखो इसका रियल सिचुएशन क्या होगा, देखो जैसे सपोज करो, देखना यहाँ ध्यान से समझना, ये सरफेस है, ये बनाया सरफेस, ठीक है, क्लियर है। अब इस सरफेस पे मैंने क्या किया, इस तरह से, ठीक है, ऐसा देखो भाई, ये सरफेस को ही टच कर रहा है, चलो इसको बड़ा ऐसे बना लो, ठीक है। ये एक कार है, ठीक है। इस कार पे देखो, अगर ये इस कार पे बोलो तो कार क्या करेगा, देखो इसका जो वेट होगा तो ये किस तरह से लगाएगा अपना ग्रेविटी, देखो ये कैसे ग्रेविटी लगेगा, एकदम परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये एकदम ध्यान रखो कैसे लगेगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो क्या लिखेंगे हम, देखो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू मास ऑफ द कार इनटू जी, ठीक है। क्लियर आ रही है बात समझ? बट इन केस सपोज कर ऐसा है, ठीक है ना, जैसे सपोज करो मेरे पास सिचुएशन ऐसा है, ऐसे, ठीक है, ये सिचुएशन है मेरे पास, ठीक है। मतलब ये कोई इनक्लाइन है, जैसे तुम ब्रिज पे चढ़ते हो ना, वो ब्रिज वाली, समझे। तो देखो जैसे इस पे एक कार बना लो आप, ठीक है, ये ऐसा समझो, यहाँ पे इस तरह से ऐसे ये कार है, ठीक है, क्लियर है। और ये समझो ये डाउनवर्ड ऐसे जा रहा है, ठीक है, ब्रिज से तुम नीचे ऐसे उतर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ एक टर्म्स बेटा हमेशा ये ध्यान रखोगे, ठीक है, क्या ध्यान रखना है आपको, इस चीज को समझना, यहाँ पे क्या ध्यान रखोगे कि इस पे जो ग्रेविटी लगेगा वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही लगेगा, ये ऐसे ही लगने वाला है, ठीक है ना, ये हमेशा ऐसे ही लगने वाला है। तो इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, मास ऑफ द कार इंटू जी, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे थोड़ा टर्म्स में समझो कि ये ऐसे लग रहा है, तो इसके लिए हमें हमेशा दो कंपोनेंट लिखना पड़ता है, एक इस डायरेक्शन में, मतलब एक पैरेलल टू द इंक्लाइन और एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, ठीक है। अब देखो, अब इस कंपोनेंट के लिए एंगल कैसे डिसाइड करेंगे, इस चीज को समझना। देखो ये देखो, ये ऐसा है ना, ये दिख रहा है आपको, ये इस तरफ से है, ठीक है। तो देखो ये क्या हो गया, इस एक्सिस को समझना, ये पैरेलल है, ये पैरेलल टू द इंक्लाइन है, और ये क्या है आपका, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, ठीक है ना। अब ये देखो, इस पे ध्यान से देखना, मेरी बात को समझना कि ये जो अब मैंने बनाया है, देखो ये जो मैंने बनाया है और ये बनाया, ये देखो तुमको एक दूसरे से परपेंडिकुलर दिख रहा है ना। देखो ये एरो वाला लाइन देखो, और ये एरो देखो, ये एक दूसरे को क्या दिख रहा है, परपेंडिकुलर। मतलब यहाँ समझना मेरी बात को कि यहाँ पे अगर मैं इनके बीच का एंगल बोलूं, देखो एक एक टर्म्स बेटा ध्यान से, ये जो एंगल बोलूं, ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ये दिखा आपको, ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। चलो मैं इसको थोड़ा सा फिगर को अलग करता हूं, देखना, देखो कंपोनेंट वाले फिगर को ही सिर्फ अलग कर रहे हैं, देखो ध्यान से समझो, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ध्यान समझो, यहाँ पे इस फिगर में हम आ जा रहे हैं, ठीक है ना, इस पे ध्यान देना, ठीक है, क्लियर है। देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, ठीक है,
क्लियर है? देखो इस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ क्या दिख रहा है, देखना ये जो गाड़ी है, ठीक है, ये पॉइंट्स पकड़ो, ये समझ लो क्या है, कार। एकदम ध्यान से समझना बेटा, इंक्लाइन प्लेन की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये कार है, ठीक है। अब कार के पैरेलल इस तरफ एक कंपोनेंट बन रहा है, इसको तुम ऐसे समझो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, कि यहाँ पे इस डायरेक्शन में देखो, इस डायरेक्शन एकदम परपेंडिकुलर टू द सरफेस हमने क्या लगाया है, ठीक है, हम कैपिटल एम ले रहे हैं, तो कैपिटल एम जी ऐसा लगाया, ठीक है। अब देखो ये पैरेलल टू द सरफेस है, और यहाँ देखना ये जो लाइन मैं बना रहा हूँ, देखो ये जो लाइन मैं बना रहा हूँ ये क्या है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। इतनी बातें तुमको समझ में आ रही है, देखते जाना, एकदम 1 to 1 समझना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे समझना, ठीक है, अब यहाँ पे समझो कि अगर हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, तो बताओ इस जगह पे इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, ये देखो ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, ऐसा है ना, ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। अब देखो यहाँ पे समझते हैं ना, इस फिगर से मैच करो, यही मैं बोल रहा हूँ, यही एंगल है हमारा, कितना है, 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हो गया। अब ये देखो ये एंगल कितना था मेरे पास, थीटा है ना, ये एंगल कितना है, थीटा। तो तुम इस ट्राइंगल में देखो ये भी परपेंडिकुलर 90 होगा, तो ये वाला एंगल सिर्फ देखो, मैं दूसरा स्केच यूज करता हूं, देखो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, देखना यहाँ पे, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, देखो ये टोटल 90 है, तो ये बचा हुआ 90 माइनस थीटा, तो दिस एंगल इज बिकम्स थीटा, ठीक है। तो देखो अब ये जो mg है, तो mg के, ठीक ध्यान से देखना, mg ये है, तो थीटा वाले एंगल इसके साथ कंपोनेंट क्या बनाते हैं हम लोग, mg cos थीटा, और यहां पर क्या बनाएंगे हम लोग, mg sin थीटा, ठीक है ना। ये क्या हो गया, mg cos थीटा, और ये क्या हो गया, mg sin थीटा, ठीक है, क्लियर है। अब बात करो ये कंपोनेंट है क्या, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम क्या बोलेंगे, देखो इसको बोलेंगे कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ वेट, कंपोनेंट ऑफ वेट पैरेलल टू, पैरेलल टू incline surface, incline सरफेस, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इस कंपोनेंट को अपन, इस कंपोनेंट को बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ वेट, ठीक है, पैरेलल टू इंक्लाइन सरफेस। अब बात करो इसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, देखना ध्यान से समझना बेटा, इसको क्या बोलेंगे, कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ वेट, कंपोनेंट ऑफ वेट परपेंडिकुलर, ये साइन जो होता है ना, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू इनक्लाइन सरफेस, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर टू इनक्लाइन सरफेस, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्लियर आई बात समझ में। अब तुमको यहाँ पे ये सारी चीजें समझ में आ गई कि अगर इनक्लाइन प्लेन पे होगा तो उसका कंपोनेंट कैसे होगा। बट हमेशा याद रखो कि ग्रेविटी का जो फोर्स होता है वो हमेशा, जो अर्थ लगा रहा है इस गाड़ी पे, ठीक है, कार पे, जो अर्थ एक्सर्ट कर रहा है वो ऑलवेज क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है ना, वो ऑलवेज क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यहां भी लिख लो, तो ये वाला क्या हो गया, एम जी कॉस थीटा, और ये क्या हो गया, सॉरी कैपिटल एम है ना, कैपिटल एम, यहां भी मैं कैपिटल एम कर देता हूं तो कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ तुम लोग, ये भी क्या है, कैपिटल एम, क्योंकि कैपिटल एम जी लिए हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा। इज दैट क्लियर, आ रही है आपको बात समझ में, कहीं दिक्कत नहीं इसमें। चल आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तुमने एक चीज लर्न कर लिया कि हम लोग ग्रेविटी कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब अपन क्या लर्न करेंगे यहाँ पे, देखो अब अपने बात किस चीज की करेंगे, एक और फोर्स होता है बेटा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कांटेक्ट फोर्स, ठीक है ना। इस फोर्स को हम लोग क्या बोल देंगे, कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। तो अपने अब बात क्या करेंगे, कांटेक्ट फोर्स की, देखो
कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डिफाइन कर ले क्या होता है कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, तो देखो वेन एवर टू surface are in contact are in contact are in contact they they exert they exert force on on each अदर। ठीक है, कि दो बॉडी के बीच जब इंटरैक्ट होगा या दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगी तभी वहां पे एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसको लिख सकते हैं फोर्सेस सच फोर्सेस आर कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। इस फोर्सेस को हम लोग क्या बोलेंगे कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, सॉरी, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे कांटेक्ट फोर्स। ठीक है ना, क्लियर है। अब देखो, अब यहाँ पे समझो कि जैसे सपोज करो एक ब्लॉक मैंने बनाया, यहाँ एकदम ध्यान से समझना कि जैसे सपोज किया मैंने एक ब्लॉक यहाँ पे ऐसे ड्राइंग की। ठीक है, इसको थोड़ा सा स्ट्रेट बनाते हैं, आपको समझने में आसान होगा। ठीक है, जैसे सपोज करो यहाँ पे, ठीक है, इस जगह यहाँ समझना। ठीक है, इस तरह से मैंने एक ब्लॉक बनाया। ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं एक सरफेस पे रख रहे हैं। ठीक है, और वो कैसा है सरफेस ऐसा। ठीक है, ये सरफेस हमने बना लिया, ये सरफेस है। ठीक है, क्लियर है। अब ये समझो कि जैसे सपोज कर लेना इस ब्लॉक का मास है, इस ब्लॉक का मास है m। ठीक है, अब यहाँ देखो कि यहाँ पर क्या क्या होगा। तो देखो एक फोर्स तो तुमको बहुत ही अच्छे से पता है कि एक एक्सटर्नल फोर्स लगेगा जो ग्रेविटी का होगा। ठीक है ना, एक एक्सटर्नल फोर्स जो लगेगा जो ग्रेविटी का होगा वो कैसे लगेगा, वो हमको वो क्या करेगा डाउनवर्ड ऐसे लगेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो हम क्या लिख लेंगे m इंटू जी। ठीक है, अब मेरी बात को यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझो कि अगर ग्रेविटी का फोर्स इस पे लग रहा है तो ये कर क्या रहा है। देखो क्योंकि ये फोर्स लगेगा तो ये ब्लॉक क्या होगा सरफेस के अंदर चला जाएगा ना, क्योंकि तुम इसको पुश कर रहे हो नीचे। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए, क्योंकि अगर ये सरफेस पे है इस तरह से रखा हुआ तो इसको रोकने के लिए एक फोर्स होना चाहिए। वो जो फोर्स होगा ध्यान से समझो, वो जो फोर्स होगा वो फोर्स देखो सरफेस लगाएगा ऊपर की ओर, सरफेस क्या करेगा ब्लॉक को ऊपर की ओर लगाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, याद रखोगे परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये ऐसे लगेगा। और इसी फोर्स को अपने क्या बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स, इसी को क्या बोलेंगे कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं नॉर्मल, इसी को क्या बोलेंगे नॉर्मल। अब तुम लॉजिक समझोगे सर ये नॉर्मल वाली बात नहीं समझ में, नॉर्मल क्यों बोल रहे हो, इतना नॉर्मल फोर्स है क्या। नहीं बेटा, नॉर्मल वो वर्ड वाला नॉर्मल नहीं है ये जैसे सरफेस है इस सरफेस को याद रखो। अभी हम लोग ये जो सरफेस है देखना। ठीक है, ये जो सरफेस हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, देखो ये जो सरफेस हम लोग कंसिडर कर रहे हैं वो हम लोग स्मूथ सरफेस लेके चल रहे हैं। ठीक है, कैसा सरफेस है हमारा स्मूथ। स्मूथ सरफेस का मतलब होता है जिसपे कोई फ्रिक्शन नहीं होता है। ठीक है, हाँ अब नॉर्मल का मतलब समझो, ये ब्लू लाइन दिख रहा है तुमको, ये देखो इसको जो मैं ऑरेंज कर रहा हूँ ये दिख रहा है ना, तो ये क्या है इसको सपोज कर लो कि ब्लॉक का ये जो एज है ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है। ठीक है, तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर लगने वाले फोर्स को ही क्या बोलेंगे, टेंजेंट का परपेंडिकुलर क्या लगता है उसी को कहते हैं ना नॉर्मल। तो ये नॉर्मल डायरेक्शन है। ठीक है, कि किसी सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में जो कांटेक्ट फोर्स लगता है उसको हम नॉर्मल फोर्स या कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। ठीक है, मगर नॉर्मल के डायरेक्शन में। आ रही है आपको इतनी बात समझ में, कहीं दिक्कत है इतनी दूर में नहीं ना। ठीक है, क्लियर है ये। तो देखो इसी फोर्स के बारे में थोड़ी कहानी और सुनो। ठीक है, इस फोर्स की थोड़ी सी कहानी और सुनो। ठीक है, तो दिस कांटेक्ट फोर्स याद रखोगे ये चीज, दिस कांटेक्ट दिस कांटेक्ट फोर्स इज
नॉर्मल टू द ग्राउंड, नॉर्मल टू द ग्राउंड एंड अवे फ्रॉम ग्राउंड। ठीक है, और क्या होता है, अवे फ्रॉम ग्राउंड, इट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉर्मल रिएक्शन। अब ध्यान रहेगा, अब कहीं दिक्कत नहीं ना, अब ये बात याद रखोगे। ठीक है, चलो मैं इसको सर्कल में कर देता हूं, आपको एकदम अच्छे से कभी भूलने वाली बात नहीं होगी, ऑलवेज याद रखोगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल फोर्स। ठीक है, क्लियर है ना। और एक चीज और, एक इंपॉर्टेंट लाइन और मैं यहाँ इंक्लूड करूंगा कि ये जो फोर्स होता है, तो इस फोर्स का नेचर कैसा है, जैसे ग्रेविटी का है ना, डाउनवर्ड लग रहा है, तो इसका नेचर कैसा है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखोगे कि नेचर ऑफ फोर्स इज पुशिंग ऑफ पुशिंग। ठीक है ना, ये क्या है, पुशिंग। ठीक है, ये एच है, एन नहीं। ठीक है ना, ये क्या है आपका, नेचर कैसा है इसका, पुशिंग। ठीक है, क्लियर है। अब तुम पूछोगे कि पुशिंग कैसे है ये बताइए, तो देखो ये ग्रेविटी क्या कर रहा है, इधर से फोर्स लगा रहा है ना, तो ये तो सीधा इसको सरफेस के अंदर ले जाएगा, मगर ये क्या करेगा, कांटेक्ट फोर्स इधर इक्वल एंड अपोजिट लगेगा। ठीक है, अगर तुम इसको एक्शन बोलोगे तो इसको रिएक्शन बोलोगे, तो ये जो लग रहा है कांटेक्ट फोर्स, ये क्या करेगा, ब्लॉक को ऊपर पुश करेगा कि ये सरफेस पे रेस्ट में खड़ा रहे। ठीक है, आई बात समझ में। चलो और भी इसमें देखेंगे, अभी तो शुरू किया है। ठीक है ना, इसमें और सेक्शन देखो। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड सिचुएशन समझना, इस सिचुएशन को समझो। ठीक है, ये क्या है, इसको ध्यान से समझते चलो। ठीक है, क्योंकि अब हम लोग न्यूमेरिकल की ओर बढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसलिए ध्यान से समझो, ये है। ठीक है, क्लियर। अब इसको भी हमने क्या किया, एक सरफेस पे रखा है इस तरह से, ये सरफेस है, ये हमारे पास सरफेस है। क्लियर है, ठीक है ना। अब इस बार जो सरफेस ले रहे हैं बेटा, वो हम लोग ले रहे हैं क्या, रफ सरफेस। ये जो है वो रफ सरफेस है। ठीक है, इस बार सरफेस अपने कैसे कंसीडर करके रखा है, रफ सरफेस। ठीक है, अब देखो, अब इसकी बातें शुरू करते हैं। ठीक है, अब यहां समझना कि इस पे एक फोर्स तो तुम, अगर इसका मास m है, तो एक फोर्स तो तुम बिना सोचे इसके सेंटर ऑफ मास पे लगाओगे, और उस फोर्स का नाम क्या दे दोगे, ग्रेविटी, और क्या लिख दोगे, mg। सर mg तो लग गया। ठीक है, अब mg भी लग गया, तुम बड़े खुश हो गए। फिर कहोगे सर ये कांटेक्ट है ना यहाँ पे, तो ये कांटेक्ट के कारण भी एक फोर्स लगेगा कि नहीं, तो mg इसको नीचे लेगा। अभी थोड़ी देर पहले आपने ये बात बताई है हमको, तो इसको क्या बोल दोगे तुम कि F हो गया, और ये कांटेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, कांटेक्ट। ठीक है, तो कौन सा कांटेक्ट, नॉर्मल कांटेक्ट, ये भी बोल दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाऊंगा। ठीक है ना, ऐसे दिमाग मेरे पास बहुत ज्यादा है, बट तुम्हारे लिए थोड़ा लगाएंगे, ज्यादा नहीं लगाएंगे। देखो ये जो है ब्लॉक, सपोज करो एक पर्सन है जो अपने हैंड से, ठीक है, इसको पुश कर रहा है। ठीक है, इसको पुश कर रहा है, आ रही है बात समझ, ये क्या कर रहा है, इसको पुश कर रहा है, ए मैन इज पुशिंग द ब्लॉक। ठीक है, हम चलो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, चलो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इसका आंख नाक बना लो तुम लोग। ठीक है, अब ये देखो, मैं यहाँ एक वर्ड लिख देता हूँ, अ मैन। ठीक है, अ मैन इज पुशिंग द block. A man is pushing the block, but it is not moving. But it is not moving. ठीक है, ये पुश तो कर रहा है, बट ये घूम नहीं रहा। ठीक है, ये ध्यान रखोगे। मैंने कंडीशन क्या बनाया है कि मैन इज पुशिंग द ब्लॉक बट इज नॉट मूविंग। ठीक है, इसके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, इतना पावर नहीं है कि ब्लॉक को ये आगे कर दे। ठीक है, बट पावर नहीं है, बट ये फोर्स लगा रहा है, ऐसा नहीं है। देखो इसके पास पावर नहीं है, बट इस डायरेक्शन में, बेटा ध्यान से समझना, इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, ये क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में देखो, इस डायरेक्शन में ये फोर्स तो लगा रहा है। देखो हैंड से इधर फोर्स तो लग रहा है, ठीक है ना, ये फोर्स तो लग रहा है ऐसे। ठीक है, इस फोर्स को क्या बोलेंगे हम, एफ एक्सटर्नल।
ठीक है, ये आदमी अपना एक्सटर्नल फोर्स इधर लगा रहा है, इसको डिनोट किया मैंने एफ एक्सटर्नल, ठीक है ना, इस तरफ नहीं लग रहा है, तुम कहीं गलत ना समझ लो इसको, मैं रब नहीं कर देता हूं। देखो यहाँ पे ये जो है ये कौन सा फोर्स लग रहा है, देखो यहाँ पे ये कौन सा फोर्स लग रहा है, एफ एक्सटर्नल, ये इधर लगा रहा है बट ब्लॉक क्या हो रहा है, नहीं मूव कर रहा है। अगर ये नहीं मूव कर रहा है तो इसका रीजन क्या है, आ रही है बात में, इसका रीजन क्या है, तो बेटा इसका रीजन है क्योंकि देखो अगर ये एफ जी इधर लग रहा है ना वर्टिकल डाउनवर्ड वेट, तो इसको कौन रोक रहा है, कॉन्टैक्ट। तो अगर ये आदमी जो है, ये जो मैन है, ये अगर ब्लॉक को लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करा रहा है एक्सटर्नल फोर्स से और ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, उसका रीजन क्या, उसका रीजन है कि इस सरफेस पे देखो, ये सरफेस का नेचर कैसा है, रफ, तो इस सरफेस पे ध्यान से समझना मेरी बात को, इस सरफेस पे इस डायरेक्शन में देखो, इस सरफेस पे इस डायरेक्शन में एक और कांटेक्ट फोर्स काम कर रहा है, ठीक है, एक और कांटेक्ट फोर्स कर रहा है, मतलब एफ कांटेक्ट, एक और कांटेक्ट है, बट ये कैसा है, ये कैसा है, पैरेलल, ये कैसा है, पैरेलल, ठीक है, जो इसको क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में अपोज कर रहा है फोर्स, जो ये मैन के फोर्स को प्रिवेंट कर रहा है, रोक रहा है, इसके इक्वल एंड अपोजिट लग रहा है, जिसके कारण ये ब्लॉक इधर नहीं जा रहा, और इसी फोर्स को बेटा फिजिक्स के लैंग्वेज में कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, कि फ्रिक्शन का फोर्स यहाँ पे वर्क कर रहा है। आ रही है आपको बात समझ में, कहीं दिक्कत नहीं ना, तो यहां पर एक टर्म्स याद रखोगे कि दिस कॉन्टैक्ट फोर्स, this contact force, this contact force is parallel to the ground, parallel to the ground, parallel to the ground, it is called, it is frictional force लिख देते हैं, चलो it is frictional फोर्स, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो यहां से देखो इस कंडीशंस में हमको क्या पता चला कि कांटेक्ट फोर्स का बेसिकली दो टाइप के होते हैं, अगर रिजॉल्व करेंगे तो एक नॉर्मल कांटेक्ट और एक क्या होता है, पैरेलल टू द सरफेस, ठीक है। चलो तो यहां से एकदम सिंपल तरीका हमें क्या पता चल गया है वो देखते हैं, ठीक है। तो वे रिजॉल्व हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वी resolve we resolve the contact we resolve the contact force into two component two component two component, ठीक है। फर्स्ट क्या हो गया मेरे पास, फर्स्ट मतलब फर्स्ट नहीं बोलते, ठीक है, ऐसे लिख लो, वन परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस, परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस, ठीक है, परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस, ठीक है, क्लियर है ना, परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस, दिस this contact force, this contact force is normal to the ground, normal to the ground and away from ground, away from ground, ठीक है। it is called normal reaction, it is called normal reaction, इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल रिएक्शन, और दिस इज, और यही क्या होगा, ये कौन सा होगा, दिस इज, ये हमेशा याद रखोगे, दिस इज पुशिंग फोर्स, ये क्या है, पुशिंग फोर्स, ठीक है। अब यहां देखो, अब यहां पे हम क्या बोलेंगे, अदर इज, ये बहुत लाइट हो जाता है, ठीक है ना, दूसरे यूज करते हैं, अदर इज पैरेलल, अदर इज पैरेलल to the surface, other is parallel to the surface, this contact, this
contact, this, देखो this contact, ठीक है, this contact force is parallel to the ground, this contact is, देखो देखो this contact is parallel to the ground, ठीक है, this contact is parallel to the ground, ठीक है, parallel to the ground और act opposite to relative motion tendency, relative motion tendency, it is frictional force, it is frictional फोर्स, इसको क्या बोलेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। आई बात समझ में, कहीं दिक्कत नहीं, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, ठीक है। क्या आप देखो, अगर ये वाला वर्ड में कहीं दिक्कत है ना, कि ये जो मैंने वर्ड यूज किया, मुझे पता है, मुझे ध्यान रहता है कि मेरे बच्चों को कहाँ कहाँ प्रॉब्लम होगी, रिलेटिव मोशन, तो बेटा रिलेटिव मोशंस का मैं ये बताऊं कि ब्लॉक को मैन क्या कर रहा था, लेफ्ट डायरेक्शन में पुश कर रहा था, ठीक है, तो वो उधर जा रहा था और उसके रिलेटिवली फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसलिए रिलेटिव मोशन, आई बात समझ में, एक दूसरे के रिलेटिव, ठीक है, हम ये फोर्स लगा रहे हैं, इज दैट क्लियर, कहीं दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो कुछ सिचुएशनली हम लोग कुछ फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे, ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब देखो थोड़ा सा सिचुएशंस बनाते हैं, ठीक है, अब इस सिचुएशंस को थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है, कि क्या क्या सिचुएशन है, देखो कैसे फ्री बॉडी डायग्राम अब ड्रॉ करना है अलग अलग सिचुएशंस में। देखो जैसे मेरे पास क्या है कि यहाँ समझना, इस जगह मैं लेके चलता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ऐसा समझो कि एक टेबल है, ये ऐसा एक टेबल है, ठीक है, क्लियर है, इस टेबल पर, ठीक है, मैंने क्या किया, एक बुक रखा है, ठीक है, इस टेबल पे मैंने एक बुक रखा है, ठीक है, क्लियर है, तो कौन सी बुक रखेंगे हम लोग, ये बुक टेढ़ी हो गई, ठीक है, ऐसे नहीं रखना बुक, ठीक है, ये कैसे, नहीं तो पूछोगे कि सर ये बैलेंस्ड कैसे है, ठीक है ना, इतनी फिजिक्स आ गई अब तुम लोग को, यहाँ समझो, ये टेबल है, ठीक है, इस पे क्या कर रहे हैं हम, एक बुक रख रहे हैं, ठीक है, बुक ऐसा, इस तरह से एक बुक रखा है हमने, ठीक है। अब ये कौन सी बुक रखेंगे, ऑब्वियसली जो बुक रखेंगे वो होगी फिजिक्स की, PHYSICS, फिजिक्स, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ देखो ये क्या है बेटा, ये है मेरे पास टेबल, ठीक है, अब इन दोनों के बीच हमें नॉर्मल फोर्स देखना है, ठीक है, क्लियर है। तो ये देखो अगर तुम टेबल को ध्यान से समझना, अगर टेबल और बुक के बीच कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, तो मैंने क्या सिखाया, सिस्टम को सराउंडिंग से अलग कर दो, ठीक है, अब सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करो, मतलब ये हुआ कि आप क्या करो कि फिजिक्स का बुक यहां बनाओ, ये हो गया मेरा फिजिक्स का बुक, ये ऐसा हो गया, इसको मैंने यहां से अलग कर लिया, ठीक है, ये है ऐसा, बेटा ये टेढ़ा हो जा रहा है, इसको थोड़ा सा स्ट्रेट ही रखते हैं, ठीक है, ये ऐसे समझो, क्लियर है। यहां से हम क्या कर रहे हैं, फिजिक्स के बुक को ऐसे पकड़ लेते हैं, ऐसा, ठीक है, ये हो गया मेरा फिजिक्स का बुक, ठीक है, क्लियर है। अब यहां समझना, ये क्या था मेरे पास, ये देखो ये क्या है मेरे पास, ये जो मैंने स्ट्रेट बनाया, इसको समझ लो क्या है, ये देखो ये टेबल है, टेबल का सरफेस है, ठीक है ना, ये क्या है मेरे पास, टेबल, टेबल का सरफेस है, ठीक है, क्लियर। अब देखो ध्यान से क्या होगा, देखो टेबल क्या करेगा, देखो टेबल क्या करेगा, बुक पे अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगाएगा, ठीक है, क्लियर है, और बुक क्या करेगा, टेबल पे इस तरह से फोर्स लगाएगा, दो नॉर्मल रिएक्शन लगी है ना, एक्शन और रिएक्शन, ठीक है, तभी तो ये बुक रुका हुआ है, नहीं तो बुक क्या होगा, नीचे जाएगा, ठीक है,
तो अगर हमको नॉर्मल से, और मैं वेट नहीं लिख रहा बेटा, ग्रेविटेशन नहीं लिखा रहा, मैं नॉर्मल लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझो कि ये जो फोर्स होगा, ये जो लगा, ये कौन सा नॉर्मल है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड बाय टेबल, अप्लाइड बाय टेबल, अप्लाइड बाय टेबल, किस पर, ऑन बुक, ऑन बुक, ठीक है। अब इसकी बात करो, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, इसको क्या बोलेंगे, देखो इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड बाय बुक ऑन टेबल, ठीक है। ये हो जाएगा, देखो ये भी समझ में आया तुमको और ये भी समझ में आया तुमको, ठीक है ना, क्लियर है। अब ध्यान से समझना, तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा कि सर ये दोनों अगर इक्वल एंड अपोजिट है, अगर इसको एक्शन ले इसको रिएक्शन ले तो ये तो कैंसिल आउट है, हाँ तभी तो ये कांटेक्ट में है, जुड़ा हुआ है और रुका हुआ है। तो आप जो ये बातें बोलते हो कि देखो इस डायरेक्शन में वेट लगेगा F इज इक्वल टू mg और ये नॉर्मल लगा, तो बेटा ये नॉर्मल कहाँ लग रहा है, ये इन दोनों के बीच का नहीं है, ये जो लग रहा है ये टेबल का जो कहाँ है, बाहर इधर का सरफेस, ये क्या है, इन बिटवीन द बुक एंड टेबल। और ये जो नॉर्मल लगा रहे हैं हम इस सरफेस पे लगा रहे हैं, ये वाला नॉर्मल है ये जो इसको बैलेंस्ड कर रहा है। अब ध्यान रखेगा ना, एक्सटर्नल है ये क्या है, इंटरनल, ठीक है। ये देखो ये नॉर्मल कैसा हो गया, एक्सटर्नल, और ये जो देखो मैं दूसरा मार्कर यूज कर देता हूं, ये दोनों जो है वो क्या है, इंटरनल, और इंटरनल के कारण तुमको पता है कि कोई मोशन नहीं होता है। अब आई बात समझ में कि ये वाला और ये वाले में क्या डिफरेंसेस है और ये दोनों कौन सा है, क्लियर है, कहीं दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसमें तुम्हारी मर्जी, इसको एक्शन बोलो इसको रिएक्शन बोलो, एज इट इज, ठीक है, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट भी है, टेबल और बुक, ठीक है। अब चलो हम दूसरे सिचुएशंस पे बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे तुमको और अच्छे से समझ में आएगा। चलो सेकंड सिचुएशन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखो सेकंड सिचुएशन क्या है मेरे पास, इस चीज को समझना, जैसे सपोज करो मेरे पास यहाँ पर एक वॉल है, ये वॉल है और ये ऐसा सरफेस है, ठीक है, क्लियर है। ये अलग ही चला गया, नहीं ऐसे नहीं बनाएंगे, फिर इसमें गड़बड़ हो जाएगी, देखो ध्यान से समझना, ये रब कर देते हैं, ठीक है ना। देखो क्या हो रहा है, इसको समझो बेटा, कि यहाँ पे हम कंसिडर ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, कि ये है मेरे पास एक वॉल और यहाँ पे ऐसे लिया है मैंने सरफेस है, ठीक है, ये क्या है, वॉल, ठीक है, और ये तो हॉरिजॉन्टल सरफेस होगा। इसके पास देखो, इसके पास क्या हो रहा है, एक रॉड हमने प्लेस करके रखा है ऐसे, ठीक है, ये रॉड हमने इस तरह से प्लेस किया ऐसे, ये रॉड जो है इस तरह से प्लेस किया गया, ठीक है, ये ए पॉइंट है इस रॉड का और ये बी पॉइंट है, ठीक है। ये जो सरफेस है, ये जो दोनों सरफेस है, ये सरफेस है स्मूथ, ठीक है। स्मूथ का मतलब क्या बोलोगे, स्मूथ सरफेस का मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे किसी तरह का कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये कैसा है, स्मूथ सरफेस, ठीक है, क्लियर आई बात समझ में। अब देखो ये जो रेड वाला है, ये जो रेड वाला है इसको तुम सराउंडिंग बोल दो और इसको क्या बोल दो, इसको क्या, रॉड को क्या बोल दो, सिस्टम। हमको सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। अगर इसका मास दिया हुआ है कैपिटल एम, रॉड का मास क्या दिया हुआ है, कैपिटल एम, सरफेस कैसा है, स्मूथ, तो हम क्या करेंगे, इस सराउंडिंग से सिस्टम को बाहर कर लेंगे, ठीक है, इसको मैं बाहर बना देता हूँ, देखो, ठीक है, इससे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बाहर कर रहा हूँ, क्लियर है, ठीक है, ये ऐसे बन गया। अब यहाँ देखो ये पॉइंट क्या था, ए, और ये पॉइंट क्या था, बी, क्लियर है ना। अब एक एक पॉइंट समझना, देखो ए जो है वो सरफेस पे यहाँ कांटेक्ट पे है, तो ए के पास एकदम इसके परपेंडिकुलर, ध्यान से देखो, इसके परपेंडिकुलर एक फोर्स लगेगा ऐसा, ठीक है ना, और ये कौन सा होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मतलब ए पे लगने वाला नॉर्मल, ठीक है। अब यहाँ देखो बी, ये वाला बी पॉइंट है, तो ये जो वॉल है
वो भी इसको क्या करेगा, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा के देगा, वो क्या हो जाएगा एन बी, परपेंडिकुलर, ठीक है। और इसके बाद इसके रॉड के सेंटर ऑफ मास से एक डाउनवर्ड एक फोर्स लगेगा, जिसको क्या बोलोगे तुम, एम जी, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा एम जी। अगर तुम देखो, अब तुम कहोगे सर, क्योंकि हमें क्या है, सिर्फ सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम देखना है, सराउंडिंग का नहीं। तो अगर तुम सराउंडिंग का भी देखोगे तो सराउंडिंग में क्या होगा, ये जो बी पॉइंट है इसके अपोजिट इधर फोर्स लगा देगा और नॉर्मल के इधर अपोजिट फोर्स लगा देगा। और ये बात में इस तरह से हम लोग क्या है कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा और चेंज करते हैं इसमें, ठीक है। देखो अब दूसरा सिचुएशन देखो, यहाँ पे ऐसा हम ले लेते हैं, जैसे देखो एक सरफेस ऐसा है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस तरह से समझो, यहाँ पे ऐसे रॉड रखा हुआ है, ऐसे, ठीक है। ये रॉड ऐसे पोस्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इस रॉड को ऐसे पोस्ट किया हुआ, ठीक है। चलो ये ऐसे ही समझ लो, ये रॉड बेटा ऐसे पोस्ट किया हुआ है, कहीं दिक्कत नहीं ना इसको समझने में, ये ऐसे रखा है रॉड, ठीक है। तो ये रॉड का क्या हो जाएगा, एक कॉर्नर ये है ए पोजीशन और एक कॉर्नर इसका बी है। तुमको क्या पता है, ध्यान देना मेरी एक एक पॉइंट्स को, तुमको क्या पता है कि नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है, ठीक है ना। तो देखो अगर इस सिस्टम को हमने क्या किया, यहाँ पे बाहर निकाल लिया ऐसे, ठीक है। इसको हम क्या कर रहे हैं, इस जगह इस तरह से बाहर निकाल दिए, ठीक है ना, ऐसे, क्लियर है। ऐसा हमने क्या किया, इसको बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब ध्यान देना, अब इसमें मैं दूसरा कलर यूज कर रहा हूं, देखो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट पे कांटेक्ट है ना, तो ये क्या हो गया, ये सरफेस है और इसके ठीक परपेंडिकुलर ऐसा होगा, तो इस पे जो फोर्स लगेगा, देखो ये बी पॉइंट, ये जो बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट, तो इसके ठीक परपेंडिकुलर ऐसे फोर्स देगा और ये कौन सा हो जाएगा एन बी। अब ये देखो, ये जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर ऐसा, मतलब ये जो ए सरफेस है इस पे किस तरह से फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में, और ये क्या होगा एन ए। अगर इस रॉड का तुमको मास m दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली इसके सेंटर से, मतलब यहां से ठीक परपेंडिकुलर डाउनवर्ड क्या लग जाएगा एम जी। ये हो गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम। आ रही है आपको बात समझ में, कहीं दिक्कत नहीं। अब देखो इसमें थोड़ा सा और बेटा चेंज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझना, अब मैं अगर ऐसे लेके चलूं, ध्यान से देखो, अब मेरे पास क्या सिचुएशन है, चलो कौन सा सिचुएशन, थर्ड नंबर। देखो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं इसको, कि थर्ड नंबर सिचुएशन है कि ये है मेरे पास एक स्फीयर, ठीक है। ये एक स्फीयर है, इसको क्या कर रहे हैं हम, ये ऐसे टच्ड है, ठीक है। ये एक सरफेस, देखो यहाँ समझो, इसको रब कर दो, ठीक है। ये समझना कि ये जो है इसके इस सरफेस को ऐसे टच करता हुआ जा रहा है, ठीक है। इसको पूरा कर लो ऐसा, ठीक है। ये कहाँ टच कर रहा है, ये पॉइंट पे, ठीक है। इस पॉइंट को अपन क्या ले लेते हैं ए, और ये कहाँ टच कर रहा है बी पॉइंट पे, ठीक है। इसका मास है m। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है हमको। चलो इसका फ्री बॉडी डायग्राम मैं इसी में, देखो क्या करेंगे, पहले ये जो है सिस्टम को सराउंडिंग से अलग कर लो, ये हो गया मेरा सिस्टम, अलग हो गया, ठीक है। इसका मास कितना है m, इसका मास कितना है मेरे पास m, तो इसके सेंटर से डाउनवर्ड एक फोर्स लगेगा, ठीक है, और वो कितना होगा mg। ये पॉइंट क्या है a, तो a पे ऑब्वियसली क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में ठीक परपेंडिकुलर एक नॉर्मल लगेगा ना na, और ये क्या है मेरे पास b, तो b भी इधर क्या लगाएगा, एक नॉर्मल लगाएगा nb। देखो इतनी फोर्स इस पे लगेगी। आ गई आपको फ्री बॉडी डायग्राम समझ में, कहीं दिक्कत नहीं। चलो अब इसमें थोड़ा सा और चेंजेस करते हैं, देखो फोर्थ नंबर सिचुएशन, देखो अब मेरे पास सिचुएशन ऐसा है, ये है, ठीक है, क्लियर है। इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, एक सरफेस पे ऐसे रख रहे हैं, देखो ये सरफेस है मेरे पास, ठीक है। इस तरह से मैंने डिजाइन किया इसको, ठीक है। ये सरफेस है, ये रेस्ट में है यहाँ पे ऐसा, ठीक है। ये पॉइंट है बेटा ए और ये पॉइंट्स है बी, ठीक है।
और ये है मेरे पास m मास। ठीक है, वापस ध्यान से समझना, तुमको मैंने बहुत अच्छे से ये टर्म सिखाया है कि जब भी नॉर्मल लगेगा क्या लगेगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। देखो ये हो जाएगा इसका टेंजेंट, इधर से ये जो बनाओगे यही टेंजेंट होगा ना, तो इसके परपेंडिकुलर एक नॉर्मल इधर लगाओगे और एक इधर लगाओगे। मतलब अगर मैं इसको अलग बनाऊं, देखो ध्यान से समझना, अगर मैंने इसको अलग कर लिया, अलग यहां बना लिया, देखो ये अलग ऐसे बनाया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसके सेंटर से डाउनवर्ड क्या लगेगा, mg, ये निकल गया। ये पॉइंट क्या है मेरे पास a, तो इस डायरेक्शन में क्या लगेगा na, ठीक है। और इसी के ठीक देखो ये परपेंडिकुलर है ना, तो ये देखो यहां पे ध्यान रखना, ये पॉइंट है b, ये पॉइंट है b, तो b देखो परपेंडिकुलर, बेटा परपेंडिकुलर मतलब रेडियल डायरेक्शन में, मतलब ये सेंटर पे जाना चाहिए, तो ये कैसे लगेगा ऐसे, ये इस डायरेक्शन में लगेगा और ये क्या होगा एन बी। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अब देखो, अब एक और सिचुएशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं इस बार सिचुएशन, ठीक है। देखो एक और सिचुएशन, ये कौन सा हो जाएगा, फिफ्थ नंबर। देखो ये सिचुएशन ध्यान से समझना, इस बार क्या है कि मेरे पास इस तरह से एक मास है, ठीक है, ए, इसको ए नाम देते हैं, इसका मास है m1, ठीक है, क्लियर है। एक और है मेरे पास ऐसा, ठीक है, क्लियर है। अब इसको हमने क्या किया है, एक कंटेनर में रखा है, ठीक है, इस तरह से एक कंटेनर में रखा है। ध्यान से समझना एक एक चीज को, इसको एक कंटेनर में ऐसे इसके इस तरह से सरफेस को टच करता हुआ जा रहा है, इस कंटेनर में रखा है, ये बी है, इसका मास m2 है, ठीक है। ये देखो ये कहाँ कहाँ कांटेक्ट हो रहा है, ध्यान समझना, ये इस पॉइंट पे कांटेक्ट हो रहा है, इस पॉइंट पे कांटेक्ट हो रहा है, इस पॉइंट पे कांटेक्ट हो रहा है और इस पॉइंट पे कांटेक्ट हो रहा है, और तो कहीं कांटेक्ट नहीं है इसका, ठीक है। तो अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है मुझे, देखो अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है मुझे, ध्यान से समझना, ठीक है, अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है मुझे, ये देखो अगर मैं ए वाले को निकालूं ऐसे, ये क्या है मेरे पास ए, ठीक है, ये ए है, ए वाले को अगर मैं निकालूं तो देखो ये डाउनवर्ड इस डायरेक्शन में क्या लगाएगा m1g, ठीक है, क्लियर है ना। अब एक एक टर्म समझना, यहाँ पे ये कांटेक्ट में है, देखो ये है ना कांटेक्ट में, तो इस डायरेक्शन में एक नॉर्मल लगेगा, ये नॉर्मल को सपोज करो n1 मान लिया। फिर देखो यहाँ पे कांटेक्ट में है, एक इस पोजीशन पे कांटेक्ट में, ये देख रहे हो तुम, तो यहाँ भी एक नॉर्मल लगेगा, तो एक अलग नॉर्मल यहाँ लग गया, ये इसको क्या मान लिया n2। फिर देखो इस जगह भी एक कांटेक्ट में है, तो ये इस जगह जो कांटेक्ट में है वो कैसा होगा, मैंने बताया है आपको, वो कैसा लेंगे रेडियली, ठीक है ना, क्योंकि देखो टेंजेंट इसका कैसे बनेगा इस तरह से, ठीक है, तो इसके परपेंडिकुलर ये में लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा n3। देखो छोटे वाले बॉल पे ऐसे लगा, आ रही है आपको बात समझ में। अब एज इट इज देखो, हम बड़ा वाला, ये ए था, अब बड़ा वाला बना रहा हूं मैं, ठीक है, देखो अब बड़ा वाला बनाते हैं, ये देखो ये हो गया बी, क्लियर है ना, ये क्या है बी, तो बी के पास मास कितना है m2, तो देखो ये डाउनवर्ड लगाएगा m2, ठीक है। अब इसकी बातें सुनो, ये इस जगह सरफेस पे तो कांटेक्ट नहीं है, ये यहाँ पे सरफेस पे कांटेक्ट है इस पोजीशन पे, तो इस पोजीशन पे इधर एक नॉर्मल लगाएगा, वो नॉर्मल कितना हो जाएगा, ये देखो ये नॉर्मल सपोज कर लो n4। अब इस पे एक चीज और ध्यान रखो, ये n3 लग रहा है ना, तो ये n3 पे देखो, ये जो n3 लग रहा है ये कौन लगा रहा है b वाला, ये n3 कौन लगा रहा है, n3 कौन लगा रहा है ब्लॉक b, ये कौन लगा रहा है ब्लॉक बी, इसको इस डायरेक्शन में लगा रहा है, ठीक है ना, ब्लॉक बी इसको कहां लगा रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसी के इस डायरेक्शन में अपोजिट, देखो ध्यान से इस तरफ, इस तरफ इक्वल, यहाँ पे यहाँ देखो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स क्या लगेगा n3, क्योंकि एक्शन रिएक्शन होता है, इक्वल अपोजिट न्यूटन थर्ड लॉ वर्क करेगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा फ्री बॉडी डायग्राम ऐसा हो जाएगा। अब मेरी बात समझो, ये तो सराउंडिंग का हो गया, अगर मैंने दिमाग लगा दिया यहाँ पे कि नहीं मेरे को सिस्टम का नहीं, अब हमको सराउंडिंग में भी बताओ क्या होगा, तो सराउंडिंग ऐसा है ना, देखो सराउंडिंग यही है ना कंटेनर, आ रही है बात समझे, ठीक है, ये कंटेनर है। अब इस कंटेनर में देखो ध्यान से, इस कंटेनर में ये जो छोटा वाला ब्लॉक है यहाँ पे कांटेक्ट में आ रहा है ना, तो ये क्या करेगा इस डायरेक्शन में इक्वल एंड अपोजिट n1 लगाएगा, अगर मुझे दोनों का देखना है, देखो n1 इधर लग रहा है और b पे इस तरफ भी लगेगा एक,
इस तरफ भी लगेगा, वो क्या लगेगा देखो N2, ठीक है। और देखो ये पॉइंट्स भी लग रहा है ना, तो यहाँ पर देखना, यहाँ से इस डायरेक्शन में एक और फोर्स लगेगा, क्या होगा N4। आई बात समझे, देखो सब इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा। आई बात समझे, इस तरह से हम क्या करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। कहीं दिक्कत नहीं। अब ध्यान से समझना मेरी बात को कि नेक्स्ट लेक्चर्स में अब इससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो हमने थियरी बहुत अच्छे से डिस्कस की, नेक्स्ट लेक्चर्स हम डिस्कस करेंगे क्या, न्यूमेरिकल्स। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर्स मिलते हैं। नाउ अगेन मेरी एक छोटी सी बात बेटा, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो ऑल्सो।